और वहाँ कुछ बहुत जल्दी जीके के भी वीडियोस आने लगेंगे। वेरी गुड, चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग बिना समय गवाए हुए। तो एक बार फिर मैं विकास भारद्वाज आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग रेल सुरक्षा बल नियम के अध्याय 11 के भाग 2 को देखेंगे। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 11 ऑफ आरपीएफ रूल 1987 एंड द पार्ट 2 इज गोइंग ऑन। वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग जो है एक कोटेशन देखते हैं मोटिवेट होने के लिए, ताकि आप जिंदगी में सफल बन सकें। तो स्वामी विवेकानंद का एक कोट है, टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ यू विन यू कैन लीड, इफ यू लूज यू कैन गाइड। मतलब कि अगर आपको जीवन में सफल होना है या अपने जीवन में हमेशा रिस्क लीजिए। रिस्क लेने से क्या होगा, अगर आप रिस्क लेते हैं और जीत जाते हैं तो आप लीडर कहलाएंगे, और अगर आप नहीं जीतते हैं किसी कारणवश तो आप एक गाइड बन जाएंगे। आप लोगों को मार्गनिर्देशन दे सकते हैं कि भाई इस तरह के कार्य इस चीज को लिए करने में दिक्कतें आएंगी और तुम फेल हो सकते हो। तो आप भी इसी तरीके से अपने लिए लाइफ में रिस्क लीजिए और आगे बढ़ने के लिए, लीड करने के लिए जो है बनिए। अगर लीड नहीं कर पाए तो आप गाइड जरूर करेंगे। मतलब नुकसान किसी भी कैटेगरी में नहीं है, इसलिए जिंदगी में आप रिस्क लेते रहिए। चलते हैं हम लोग चैप्टर 11 जो कि 132 से लेकर 147 तक है। कल हम लोगों ने 138 तक जिक्र कर लिया था और चर्चा कर ली थी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को वो समझ में आ गया होगा। जो आज नए जुड़े हैं, नहीं देख पा रहे हैं, 139 से यह वीडियो शुरू होगा, तो उससे पहले के वीडियो को आप वीडियोस प्लेलिस्ट में जाकर के चैनल के देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। चलिए हम लोग आते हैं अपने आज के पहले रूल और रूल 39 पर आते हैं। रूल 139 क्या कहता है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन रूल 135 where member of the force is suspended whether in connection with any disciplinary proceeding or otherwise any other disciplinary proceeding is commenced against him during the continuance of that suspension, the authority competent to place him under suspension may, for reason to be recorded in writing, direct that the member of the force shall continue to be under suspension until the termination of all or any such proceedings। कहता है कि नियम 135 में किसी बात के होते हुए भी जहां कोई बल सदस्य चाहे किसी अनुशासनिक कार्यवाही के संबंध में या अन्यथा निलंबित कर दिया जाता है और उस निलंबन के चालू रहने के दौरान उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की जाती है, वहां वह प्राधिकारी उसे निलंबनाधीन रखने के लिए सक्षम है। उसके लिए जो कारण है उसे लेखबद्ध करके यह निर्देश दे सकेगा कि बल सदस्य तब तक निलंबनाधीन रहेगा जब तक ऐसे सभी या कोई कार्यवाही समाप्त नहीं हो जाती है। सिंपल है, अगर आपको सस्पेंड कर दिया गया है और आप सस्पेंशन के दौरान भी कुछ ऐसा हो रहा है, तो उन सब चीज़ों के लिए क्या है कि आप तब तक सस्पेंशन में बने रहेंगे, निलंबन में बने रहेंगे जब तक कि वो प्राधिकृत अधिकारी वैसा कुछ कहता नहीं है और आपके विरुद्ध जो भी कार्यवाही है उसमें कुछ समाप्त नहीं हो जाती है, तब तक आप निलंबनाधीन ही माने जाएंगे। चलिए, जिसका भी जो कंफ्यूजन है हम वीडियो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपको 2 मिनट का समय दिया जाएगा। आते हैं हम लोग रूल 139 के क्लॉज 2 में। कहता है, एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड और डीम्ड टू हैव बीन मेड मे एट एनी टाइम बी मॉडिफाइड और रिवोक्ड बाय द अथॉरिटी व्हिच मेड द ऑर्डर और इट्स डीम्ड टू हैव मेड द ऑर्डर बाय एनी अथॉरिटी टू व्हिच दैट अथॉरिटी इज सबऑर्डिनेट। कहता है किसी भी समय बनाए गए या निलंबित किए गए निलंबन का एक आदेश जो है प्राधिकारी द्वारा संशोधित या निरस्त किया जा सकता है। जिसने आदेश दिया है या ऐसा माना जाता है कि उसने आदेश दिया है या किसी भी प्राधिकारी ने उस प्राधिकारी को अधीनस्थ किया है। मतलब कि ऐसा नहीं कि सस्पेंशन आपका कर दिया गया तो अब क्या है, मान लीजिए आपको किसी सीनियर डीएससी ने सस्पेंड किया, अब वो सीनियर डीएससी ही ट्रांसफर हो गए, तो ऐसा नहीं कि आपका सस्पेंशन जो है उसके बाद कभी रिवोक ही नहीं होगा, वही सीनियर डीएससी आएंगे, नहीं। जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो अथॉरिटी उस आदेश को निरस्त कर सकती है, उसमें कुछ संशोधन भी कर सकती है, ये इसमें कहा गया है।
और जिसको कि अगर चार्ज दे दिया गया है तो वो भी उसको कर सकता है। ये चीजें यहाँ पर डिफाइन की गई है 139 क्लॉज 2 के बारे में। वेरी गुड, आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है तो आप वाई वाई करके कमेंट करिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। एएससी इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर सकता है क्या? फिर वही चीज है, फिर ये डाउट आप ना रखें नरसिंह जी। कल के वीडियोस में मैंने आपको कह रखा है, सारी चीजें बता रखी हैं, आप उस पॉइंट टू पॉइंट पर जाएं, उसके अलावा कोई भी बायलॉज को ना सोचें, कोई भी बायलॉज को ना सोचें, सीधा सा बात है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलते हैं हम लोग रूल 140 पर। रूल 140 142 का 140 क्या कहता है? जो आपका सस्पेंशन है, निलंबन का आदेश और निलंबन की अवधि जो है वो आपके संबंधित बल सदस्य के चरित्र पुस्तक और सेवा पुस्तक में अभिलिखित की जाएगी। तो आप इस अध्याय के सारे नियमों को मोटा मोटा याद रखें, कोई भी सवाल बन सकता है, मैं इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं बताता, पूरा अध्याय ही इंपॉर्टेंट है। अध्याय 11 अध्याय 12 पूरा दोनों इंपॉर्टेंट है। तो 140 में क्या है, आपको जो सस्पेंशन पीरियड है, आपका जो भी चीजें है वो आपके सर्विस रोल में क्या होगा, कैरेक्टर एंड सर्विस रोल में अभिलिखित मतलब दर्ज की जाएगी। एंड 141 बताता है मेंबर ऑफ द फोर्स अंडर सस्पेंशन और डीम्ड टू have been placed under suspension shall draw substances, allowances and other allowances in accordance with extant railway rule। निलंबनाधीन या निलंबनधीन रखा गया समझा जाने वाला बल सदस्य निर्वाह भत्ता और अन्य भत्ते विद्यमान रेल नियमों के अनुसार लेगा। आपको ही पता होगा सस्पेंशन में कहते हैं कि हाफ पेमेंट मिलता है, तो वो कहाँ से डिराइव होता है? डिराइव यहीं से होता है, कहाँ से? एक्सटेंट रेलवे रूल से। और उसमें जो भी लिखा हुआ है कि सस्पेंशन के दौरान आपको इतना चीज निर्वाह भत्ता मिलेगा या अन्य जो भी भत्ता है वो सारी चीजें आपको वहीं से मिलती हैं। फटाफट हम चलेंगे 142 पर। व्हेन अ मेंबर इज reinstated after suspension, the period of suspension shall be regularized in accordance with the extant railway rule। जब कोई सदस्य निलंबन के पश्चात बहाल कर दिया जाता है तब निलंबन की अवधि विद्यमान रेल नियमों के अनुसार विनियमित की जाएगी। मतलब कि जितना दिन आप सस्पेंड रहते हैं उतना दिन आपका पेमेंट जिस प्रकार से मिलता है, जो भी वेतन भत्ता मिलता है वो मिलता है, लेकिन जब वो सस्पेंशन रिवोक होता है तो आपका सारा पीरियड जो है उसे रेगुलराइज कर दिया जाता है। ये है 142 नियम में। 143 देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेंबर ऑफ द फोर्स ड्यूरिंग सस्पेंशन। अगर आप निलंबन में हैं तो आपका भी कुछ उस समय भी उत्तरदायित्व तो बनता है। क्या उत्तरदायित्व बनता है वो 143 में बताया गया है, तो इसे आप VVI कर लें, सवाल यहाँ से बन सकते हैं। एक एक करके हम लोग देखेंगे। वेरी गुड, कोई बात नहीं, सारे लोग जुड़ गए हैं, बहुत अच्छी बात है, समय से जुड़ते रहिए। चलते हैं, शुरू करते हैं। अब हम लोग 143 पर चलेंगे। 143 का जो क्लॉज 1 कहता है वो ये कहता है, अ मेंबर ऑफ द फोर्स शैल नॉट बाय रीजन ऑफ हिज सस्पेंशन cease to be a member of the force during the period of its suspension. The powers vested in him as such member shall be in abeyance, but he shall be subjected to the same responsibilities and discipline and penalties to which he would have been subject if he were on duty। अब ऐसा नहीं है, आप कुछ तरह से नहीं कह सकते कि सर मैं तो सस्पेंड हूँ, मैं मेरे ऊपर कुछ लागू नहीं होता। नहीं, नियम आपको कहता है कि बल सदस्य अपने निलंबन के होते हुए भी अपने निलंबन की अवधि के दौरान बल सदस्य बना रहेगा। आप पेमेंट लेते हैं, इसका मतलब कि आप बल सदस्य हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते, किसी भी युक्त आदेश को आप ठुकरा नहीं सकते, मना नहीं कर सकते। वही चीज यहाँ कहता है, निलंबन की अवधि के दौरान भी बल सदस्य बना रहेगा, किंतु सदस्य की हैसियत में उसमें निहित शक्तियां प्रस्थागन रहेंगी। आपके अंदर जो पावर दिया गया था उस पावर को वेस्ट कर दिया जाएगा, वेस्टेड कर दिया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा। समझे कि नहीं? और वहीं उत्तरदायित्व और अनुशासन और शास्तियों के अधीन रहेगा। मतलब
आप जो है अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज, डिसिप्लिन और पेनाल्टीज के अंदर ही रहेंगे, जिनके वह तब होता जब ड्यूटी पर तैनात होता। आपके अंदर, आपके ऊपर वो सारे कानून नियम इन्फोर्स होंगे जब आप ड्यूटी पर होते हैं। तो उसी अनुसार सस्पेंशन के दौरान भी वो सारी चीजें आपके ऊपर उसी अनुसार इन्फोर्स होती हैं। तो आशा करता हूं कि आपने क्लॉज 1 समझ लिया होगा। तो मैं अब चलता हूं क्लॉज 2 पे। क्लॉज 2 कहता है एवरी मेंबर ऑफ द फोर्स शैल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज सस्पेंशन stay at his headquarters or at such place which may be specified by the disciplinary authority and shall present himself daily for attendance to the authority nominated by the disciplinary authority। प्रत्येक ऐसा बल सदस्य निलंबन की अवधि में, अब ऐसा नहीं आपका हम तो सस्पेंड हो गए चले गोवा घूम के आते हैं, नहीं, आप निलंबन की अवधि के दौरान अपने मुख्यालय में रहेंगे या ऐसे स्थान पर जो आपको अनुशासनिक प्राधिकारी भी निर्दिष्ट किया है वहीं पर रहेंगे। साथ ही साथ हाजिरी के लिए प्रतिदिन अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नाम निर्देशित प्राधिकारी के सक्षम उपस्थित होंगे। एक लोग ने मुझे फोन करके यही बात पूछी थी, तो मैं उनको ये कहूंगा कि आप लोग ध्यान से देखते नहीं है चीज़ों को। सब चीज़ें व्यवस्थित रूप से लिखी गई हैं और अब आप ये चीज़ कतई ना बोल सकते कि समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने पूरी लाइब्रेरी बना दी है आप लोगों के लिए और किसी भी समय आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो मैंने उन्हें कहा था, उन्होंने कहा कि सर सस्पेंड तो हम हो गए, ठीक है, अब ये क्या है मतलब है कि मैं रोज हाजिरी दूं? नहीं दूंगा मैं रोज हाजिरी, मैं हेडक्वार्टर में रहूंगा, नहीं, आप बाध्य हैं, नियम बाध्य करता है आपको। 143 का क्लॉज 2 आगे से आप याद रखिएगा। उस समय मैंने उन्हें क्लॉज नहीं बताया था, लेकिन बस नियम बता दिया था। आज मैं क्लॉज भी डिक्लेयर कर रहा हूं कि 143 का क्लॉज 2 आपको इन्फोर्स करता है कि आप सस्पेंशन के दौरान मुख्यालय में रहेंगे, वहां रहेंगे जहां आपको डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कहता है, साथ ही साथ जिसके पास वो बोलता है आपको नाम निर्देशित करके कि आपको अपनी हाजिरी लगानी है, तो आप वहां पर उस हाजिरी को भी लगाएंगे। ये चीज आप जान गए। तो हम लोगों ने देखा 143 क्लॉज 2 के बारे में। अब इसमें एक और क्या दिया है, इसमें कहा है प्रोवाइडेड दैट द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी में फॉर ए स्पेशल रीजन grant permission in writing to the member to leave the station for a specific period, and on revocation of such suspension the period of such absence shall be regularized as kind of leave due in case the period of suspension is treated as period spent on duty। होता क्या है कि हर चीज में कुछ न कुछ विशेष परिस्थितियां बनती हैं। अब उदाहरण के लिए, ये सिर्फ उदाहरण के लिए है, आप कतई इसे अपने ऊपर ना लीजिएगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सस्पेंड में है, कोई बल सदस्य सस्पेंशन में है और उसके घर में ऐसी कोई अनहोनी घटना हो जाती है जिसके संबंध में उसे वहां पर उपस्थित होना काफी अनिवार्य है। तो ऐसा नहीं है कि नियम एकदम रिजिड बनाया गया है कि नहीं आपको जाना ही नहीं है, नहीं, नियम को क्या है, रिजिड बनाया गया है, साथ ही साथ उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी रखी गई है। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे रखी गई है, अनुशासन को बरकरार रखते हुए, मतलब डिसिप्लिन इज मेंटेन्ड, डिसिप्लिन मेंटेन्ड रहे, साथ ही साथ आपका जो है कार्य भी ना रुके। तो वैसे कंडीशन में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास यह पावर है, उस स्पेशल रीजन में आपको परमिशन देगा लिखित में, मौखिक दे तो भी आप मत जाए। मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, अगर मौखिक बोल देता है कि आप चले जाइए, लेकिन आप कतई ना जाएं, जब तक आपको लिखित ग्रांट नहीं मिल जाता है, परमिशन नहीं मिलता है, आप ना जाएं। लिखित परमिशन मिलने के बाद ही आप हेडक्वार्टर को छोड़ें और जाएं। फिर क्या होगा, जब आपका सस्पेंशन रिवोक होगा, जब आपको ड्यूटी पीरियड आपका रेगुलराइज किया जाएगा, उस समय वो जो पीरियड होगा उसे ड्यू लीव में, जो आपकी छुट्टी होगी उस छुट्टी से माइनस कर दिया जाएगा। ये बताता है 143 क्लॉज 2। अब आते हैं 143 क्लॉज 3 में। 143 का क्लॉज 3 कहता है एन इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स अंडर सस्पेंशन शैल डिपॉजिट हिज आर्म्स एंड अकाउंटमेंट्स विथ द क्वार्टर मास्टर और सच ऑफिसर एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। अब क्या है कि आपके पास कोई बल का साज सज्जा आयुध है, तो वो निलंबनाधीन सदस्य क्या होगा, उसे या तो क्वार्टर गार्ड में या क्वार्टर मास्टर में जमा करा देगा उस साज सज्जा को, या डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जिसको
डायरेक्ट करता है कि आप इसके पास कर दीजिए, तो वहां पर आप उसे जमा करवा देंगे। ये कहता है 143 का क्लॉज 3। आगे चलते हैं क्लॉज 4 पे। 143 का क्लॉज 4 कहता है, ए मेंबर ऑफ द फोर्स अंडर सस्पेंशन शैल नॉट वियर हिज यूनिफॉर्म। समझ लीजिए, शैल नॉट वियर हिज यूनिफॉर्म नॉर शैल he be employed on ground duty nor any duty such duty which might entail exercise of his power as a member of the force nor shall be issued arms and ammunition। आपको क्या क्या नहीं होगा? सबसे पहली बात है कि आप यूनिफॉर्म नहीं लगाएंगे सस्पेंशन के दौरान, आपको ग्राउंड ड्यूटी पे नहीं लगाया जाएगा, ऐसी ड्यूटी पर भी नहीं लगाया जाएगा जहां आप इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स होने के नाते अपने शक्ति का प्रयोग करेंगे, और ना ही आपको आर्म एम्यूनेशन के साथ जो है ड्यूटी पर लगाया जाएगा। ये सीधा सीधा है 143 के क्लॉज 4 में। आगे चलेंगे, और भी क्लॉज है इसमें। 5वां क्लॉज कहता है, मेंबर ऑफ द फोर्स अंडर सस्पेंशन शैल बी अलाउड रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हिज डिफेंस इन कनेक्शन विद द चार्ज लीव्ड अगेंस्ट हिम। मतलब निलंबनाधीन सदस्य को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों के संबंध में अपनी प्रतिरक्षा की तैयारी के लिए युक्त सुविधाएं दी जाएंगी। जैसा कि आप 153 जब हम पढ़ाएंगे आपको, उसमें क्या है, दोस्त रखने की सुविधा दी गई है, जो आपको जो है इंक्वायरी के दौरान या अनुशासनिक कार्यवाही के दौरान आपका डिफेंस कर सके। तो ये चीज भी यहीं पर से डिराइव होता है 143 क्लॉज 5 से, कि आपको अपने डिफेंस के लिए समय दिया जाएगा और युक्त सुविधाएं और तैयारी करने का भी समय दिया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे 143 क्लॉज 5 के बारे में। तो ये हम लोगों ने देखा 143 नियम, जिसमें क्या चीज बताया गया था, जिसमें बताया गया है निलंबन के दौरान बल सदस्य के उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया है। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप YY लिख करके कमेंट करें फटाफट, ताकि मैं समझ पाऊं कि आप लोगों के पास मैं अपनी बात पहुंचा पा रहा हूं। बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, वेरी गुड। आशा करता हूं कि सारी चीजें आपको बखूबी समझ में आ जाए और आप आसानी से इसे एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर सकें। आगे आप भी ऑफिसर बनेंगे, तो आप ऑफिसर बनने के बाद इन चीज़ों को काफ़ी ध्यान रखिएगा। ये सारी चीज़ें जो है अभी आपके ऊपर इन्फोर्स होती हैं, हमारे ऊपर भी इन्फोर्स होती हैं। कुछ समय बाद आप जब अधिकारी बनेंगे तो आपको इन्फोर्स करवाना भी होता है अपने सबॉर्डिनेट पर, तो उस समय आपको इन सारी चीज़ों की जानकारी रहनी चाहिए। बहुत अच्छे, चलिए तो यहाँ तक समझ में आ गया है। तो अब हम चलेंगे 144 में। 144 में क्या है, अब आपका दिया है निलंबन के दौरान सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट वाइल अंडर सस्पेंशन। दुर्भाग्य से आप अपने कर्तव्य पर तैनात थे, आपका सुपरनुएशन जो है या रिटायरमेंट कहिए उसका टाइम आ गया और उसी दौरान आप सस्पेंड हो गए किसी कारणवश। तो क्या चीजें आपके ऊपर लागू होती हैं, क्या आपका उस समय आपके ऊपर कौन से नियम लगेंगे, क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, वो बताता है आपको रूल 144। कहता है द राइट ऑफ वॉलेंट्री रिटायरमेंट फॉर अ मेंबर ऑफ द फोर्स अंडर सस्पेंशन शैल बी सब्जेक्ट टू द प्रायर अप्रूवल ऑफ द अपॉइंटमेंट अथॉरिटी। हुआ क्या कि आपको सस्पेंड हो गए, लेकिन सस्पेंशन के दौरान ही आपने कहा कि अब मैं तंग आ गया हूँ, मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, VRS चाहिए मुझे, हटाओ नौकरी का झमेला खत्म करो। तो क्या होगा, किसी भी बल सदस्य को जो निलंबनाधीन है स्वेच्छा सेवानिवृत्ति का अधिकार नियुक्ति प्राधिकारियों के अनुमोदन के अध्याधीन न होगा। ठीक है, shall be subject to the prior approval of the appointing authority। ठीक है, आपको जो है भी आप देते हैं अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए VRS के लिए, तो उस जो आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, नियुक्ति प्राधिकारी है, उसके अनुमोदन के अध्याधीन ही होगा। उन्हीं का प्रायर अप्रूवल चाहिए, तब जाकर के वो मान्य होगा। ये चीजें आप जानिए 144 के क्लॉज 1 में कहा है। एंड क्लॉज 2 कहता है
A member of the force under suspension may not be retired on attainment of the age of superannuation. The appointing authority shall decide such cases in accordance with the previous of the extant railway rule. ठीक है, कहता है किसी ऐसे बल सदस्य को जो निलंबनाधीन है अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त नहीं किया जा सकेगा। नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे मामले का विनिश्चय विद्यमान रेल नियमों के उपबंधों के अनुसार करेगा। अब मान लीजिए आप सस्पेंड है, उसी में आपका सुपरन्वेशन का भी टाइम पीरियड हो रहा है, तो क्या होगा? सुपरन्वेशन का भी टाइम हो रहा है और आपको सुपरनुएट नहीं किया जाएगा जब आप सस्पेंड रहेंगे। लेकिन अब क्या नियम होगा, लागू होगा? उसमें नियम ये लागू होगा कि जो भी एक्सटेंट रेलवे रूल है, जो रेल नियम में उपबंध दिए गए हैं, उसके अनुसार जो है नियुक्ति प्राधिकारी कार्य करेगा। यहाँ सिंपली ये चीज लिखा गया है। लेकिन अब मैं जो जनरली एक ऑफिसर की थिंकिंग होती है, एक सीनियर ऑफिसर ये सोचता है कि चलो इसका रिटायरमेंट होने वाला है, तो वह कोशिश करता है कि उसके रिटायरमेंट के डेट के पहले ही ये केस जो है वो जो भी उसका सस्पेंशन है जिस तरह का है उसको पूरा कर दिया जाए, चाहे उसके लिए उसे जितना जिद्दोजहद करना पड़े। इन सब चीज़ों का वो ख्याल रखता है, ये वेलफेयर मेजर्स में आते हैं, तो उसे ध्यान में रख करके किया जाता है। लेकिन ये कहता है, नियम कहता है कि जो विद्यमान रेल नियम है उसके अनुसार ही नियुक्ति प्राधिकारी कार्य करेगा। 144 का क्लॉज 2 कहता है। अब हम लोग चलेंगे 145 पर। 145 पर चलेंगे। कहता है हीरालाल जी, आपका हरेराम सिंह का सवाल है, सर क्या जो निलंबन होने के बाद रिवोक होता है वह रूल 139(2) से होता है? ऑब्वियसली 139(2) में अगर लिखा है रिवोक का तो रिवोक होगा, उसी से रिवोक होगा, क्योंकि सस्पेंशन के बारे में भी वही बताया गया है और रिवोक के बारे में भी वही बताया गया है। ऑब्वियसली जो क्लॉजेज एक एक करके मैंने बताए हैं उसे आप आसानी से ध्यान में रखिए। चलते हैं हम 145 पर कि रूल गवर्निंग कंडक्ट, आचरण को शासित करने वाले नियम कौन से हैं? तो द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम शैल so far as may be applied to all member of the force as they apply to railway servant। समय समय पर संशोधित रेल सेवा आचरण नियम 1966 जहां तक हो सके सभी बल सदस्यों को उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे रेल सेवक पर लागू होते हैं। सीधा बात है कि जो रेल सेवा आचरण नियम रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल जो है 1966 ये आपके ऊपर भी इन्फोर्स होता है। अगर सवाल पूछ लिया जाए सीधा सीधा, इन विच रूल ऑफ आरपीएफ रूल डिस्क्राइब अबाउट रूल्स गवर्निंग कंडक्ट, या आचरण को शासित करने वाले नियम, तो उत्तर होगा 145। और दूसरा सवाल ऐसे पूछ ले कि किस नियम में यह वर्णित है कि सभी बल सदस्यों पर संशोधित रेल सेवा आचरण नियम 1966 लागू होगा, तो भी उत्तर क्या होगा? रूल 145। तो सवाल इस तरह से भी फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो 70 रूल में जो मैंने पहले बताया वो सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वहां थोड़ा सवालों का स्तर आसान रखा गया है। लेकिन रूल 72 के तहत जो एग्जाम होगा उसमें आपको घुमा करके ही पूछा जा सकता है। और ये जो सवाल मैंने अभी आपको रूल 72 के लिए डेजिग्नेट किया वो क्या है? रूल 70 में सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर या एएसआई से सब इंस्पेक्टर के लिए भी पूछा जा सकता है। ये सारे सवाल, ऐसे सवाल फॉर्मेशन ऐसे ही होता है। चलिए 145 तक हम लोगों ने देख लिया, आगे चलेंगे 146। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको गांठ बांध लीजिए। सवाल इससे आएंगे चाहे 70 72 कोई भी एग्जाम, सवाल छपने ही छपने। कहता है रूल 146 क्या बताता है आपको? कोड ऑफ बिहेवियर फॉर मेंबर ऑफ द फोर्स। यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मेंबर ऑफ द फोर्स लिखा है, नॉट इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स। बल सदस्यों के लिए आचार संहिता ये सभी पर लागू होता है, कांस्टेबल टू डीजी तक। क्या है? 146 का क्लॉज 1 कहता है ऑल मेंबर ऑफ द फोर्स irrespective of their ranks shall submit themselves to the requirement of the following code of behavior
बोथ ऑन एंड ऑफ ड्यूटी। मतलब सभी बल सदस्य अपनी रैंक की दृष्टि में लाए बिना निम्नलिखित आचार संहिता की अभ्यावश्यकताओं के लिए अपने आप को कर्तव्य पर रहते हुए और कर्तव्य पे ना रहते हुए समर्पित करेंगे। मतलब कि जो कोड ऑफ बिहेवियर है ये आपके ड्यूटी पर तो लागू होता ही है, लेकिन ड्यूटी के बाद भी आपके ऊपर यह बिहेवियर लागू होता है। यही कारण है कि आप जब ड्यूटी पर होते हैं तो भी सीनियर ऑफिसर को आने पर उतना ही सम्मान देते हैं जितना कि ऑफ ड्यूटी पर रहने पर देते हैं। ये बंदिश है और ये आपको रूल में सिखाया गया है। यह कोड ऑफ बिहेवियर सिखाता है कि आप अपने ऑफिसर से या जो भी सीनियर अधिकारी हैं या अपना जूनियर है जो भी है, आपका जो कोड ऑफ बिहेवियर है जो ऑन ड्यूटी में होता है वही आपको ऑफ ड्यूटी में भी रखना है, अपनी रैंक को उसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रैंक्स। ठीक है, सभी रैंक का अपना अपना कोड ऑफ बिहेवियर है, वो अपने अपने कोड ऑफ बिहेवियर को फॉलो करेंगे। आगे चलते हैं, बताता है इट शैल बी incumbent upon all member of the force to respect the code of behavior and maintain an attitude of complete discipline and obedience to it। मतलब यह सभी बल सदस्यों के लिए आवश्यक है कि वे आचार संहिता का आदर करें और उनके प्रति पूर्ण अनुशासन और आज्ञानुवर्तन का भाव बनाए रखें। आगे कहता है एनी ब्रीच ऑफ दिस प्रोविजन on the part of any member of the force shall constitute misconduct and shall be punishable under the Railway Servant Discipline and Appellate Rule 1968 as applied to superior officer or as the case may be under section 9 or section 17। तो कहता क्या है कि किसी भी बल सदस्य की ओर से इन उपबंधों की किसी भी प्रकार से भंग से औचार गठित होगा। मतलब अगर वो भंग करता है तो वरिष्ठ अधिकारी पे लागू होता है क्या, डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल 1967 रेलवे सर्वेंट, उसके तहत वो शासित होंगे। वहीं अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं सुपीरियर ऑफिसर पे वो हो गया, और उनके अलावा जो भी है उनको आरपीएफ एक्ट जो है उसकी धारा 9 या धारा 17 के अधीन दंडनीय होगा। मतलब आप जो है जहां भी कोड ऑफ बिहेवियर को छोड़े, आपने किसी प्रकार की गलती की तो आपको क्या है, आपके ऊपर शासित होगा इनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स के ऊपर धारा 9 से 17, धारा 9 या 17 जो आरपीएफ एक्ट का है, और जो सुपीरियर ऑफिसर है उनके ऊपर रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1968 लागू होगा। ये कहता है 146 का क्लॉज 1। अब जो है 146 का क्लॉज 2 क्या कहता है? क्लॉज 2 कहता है नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी। मतलब कर्तव्य की आप उपेक्षा करते हैं। किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में कुछ क्लॉजेज दिए गए हैं, 4-5 क्लॉजेज हैं। सारे क्लॉज को एक एक करके हम लोग देखेंगे यहाँ पे। पहला कहता है नो मेंबर ऑफ द फोर्स विदाउट गुड एंड सफिशिएंट कॉज शैल, कोई भी बल सदस्य अच्छे और पर्याप्त कारण के बिना किसी भी ऐसी बात का जिसका पालन या अनुपालन करना बल सदस्य के रूप में उसका कर्तव्य है, सम्यक शीघ्रता और तत्परता से पालन करने की उपेक्षा या लोप नहीं करेगा या अनुपालन करने में असफल नहीं रहेगा। मतलब neglect or omit to attend to or fail to carry out with due promptitude and diligence anything which is his duty as member of the force to attend to carry out। आप कोई भी जो आपका बल सदस्य होने के नाते युक्ति युक्त जो भी कार्य है उसका आप पालन और अनुपालन से मना नहीं करेंगे। अगर आप वैसा करते हैं, अनुपालन करने में असफल आपको नहीं होना है। अगर आप वैसा करते हैं तो आप कोड ऑफ बिहेवियर का क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं। तो अक्सर आप जब भी देखेंगे किसी को चार्जशीट मिला हो या किसी को कोई भी एक्सप्लेनेशन मिला हो किसी भी चीज का, तो उसमें इस क्लॉज को जिक्र किया जाता है कि आप अपने जिस कार्य के लिए आप है उस कार्य को आपने प्रॉम्प्टनेस से नहीं किया है। दूसरा क्या है,
दूसरा है फेल टू वर्क हिज बीट इन अकॉर्डेंस विथ ऑर्डर्स और लीव द प्लेस ऑफ ड्यूटी टू विच ही हैज बीन ordered or having left his place of duty for a bona fide purpose fail to return there to without undue delay। कहता है कि अगर आप अपने बीट पर जो अनुदेश दिया गया है, बीट मतलब जो आपका कर्तव्य का स्थान निर्धारित कर दिया गया है, अगर आप उस बीट के अनुसार कार्य करने में असफल रहते हैं, साथ ही साथ अपने कर्तव्य स्थान से अनुपस्थित रहते हैं, बिना किसी सद्भाविक प्रयोजन के और बिना अविलंब जो है असम्यक अविलंब के वहां वापस आने में असफल रहते हैं, तो भी कहा जाएगा कि आप कोड ऑफ बिहेवियर के खिलाफ हैं, आपने कोड ऑफ बिहेवियर को तोड़ा है। अब क्या कहता है, सद्भाविक प्रयोजन के लिए, इसीलिए क्या है सब लोग बोलते हैं सर नेचुरल कॉल, तो ये सारी चीजें हैं, उसे आप ध्यान रखिएगा। तो ये कहा गया है कि आप अपने बीट का काम अच्छे से करेंगे और आप बीट छोड़ के नहीं जाएंगे जब तक कि आपके पास कोई ऐसा सद्भाविक प्रयोजन नहीं हो, और अगर ऐसे जाते भी हैं तो आप अविलंब उस जगह वापस आएंगे और ऐसा करने में असफल नहीं होंगे। ये हो गया 146 के क्लॉज 2 का सब क्लॉज 2। आगे चलते हैं, आगे भी इसमें क्लॉज है। तीसरा और चौथा क्लॉज कहता है टू बी एब्सेंट विदाउट लीव और बी लेट फॉर एनी ड्यूटी, मतलब आप छुट्टी के बिना अनुपस्थित नहीं रहेंगे, साथ ही साथ ड्यूटी पर देरी से नहीं आएंगे। सारी चीजें जो आपको फोर्स आपके ऊपर लागू करती है वो कहीं ना कहीं वर्णित है, कोई इरिलेवेंट चीज आपसे नहीं करवाता है, तो ये चीज आप देखिए यहाँ वर्णित है। और चौथा पॉइंट कहता है फेल प्रॉपर्ली टू अकाउंट फॉर और टू मेक अ प्रॉम्प्ट एंड ट्रू रिटर्न ऑफ एनी मनी और प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय हिम इन द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटी, मतलब आपको अपनी ड्यूटी के दौरान जो है प्राप्त हुए धन या संपत्ति का मतलब कि आपको जिस रेल संपत्ति को रखने के लिए, सुरक्षा रखने के लिए दिया गया था, ऐसा नहीं कुछ और मत सोचिएगा, अदरवाइज यहाँ प्राप्त हुए धन या संपत्ति का उचित रूप से लेखा जोखा देने में या उसकी तत्काल और सही विवरणी बनाने में असफल नहीं रहेगा। सीधा सा बात है, अगर आप किसी बीट पर हैं तो आपको कोई ना कोई सामान की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, तो आप उन चीजों को जो है सही विवरण दीजिएगा और उसे बनाने में जो है उचित लेखा जोखा देने में, उसकी तत्काल और सही विवरणी बनाने में असफल नहीं रहेगा। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में बताता है फोर्थ क्लॉज, फेल प्रॉपर्ली टू अकाउंट फॉर और टू मेक अ प्रॉम्प्ट एंड ट्रू रिटर्न ऑफ एनी मनी और प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय हिम इन कोर्स ऑफ हिज ड्यूटी। सॉरी, यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा उल्टा बता दिया। जो आप ड्यूटी के दौरान आपके पास जो धन है, जैसे हर जगह पर होता है क्या, पॉकेट मनी रजिस्टर होता है, उसे एंट्री करना होता है, बोला हम नहीं लिखेंगे, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन सारी चीजें नहीं है। जो डिसिप्लिन मेंबर ऑफ द फोर्स है वो अपना काम करते हैं, वो यहाँ पर वर्णित है कि आप ड्यूटी के दौरान जो आपके पास धन है, जो भी चीज आप है, उसका लेखा जोखा जो है तत्काल सही विवरणी उसमें बनाने में असफल नहीं रहेगा, आप उसको विवरण में लिख करके जाएंगे। ये चीजें हैं यहाँ पर, पहले वाले क्लॉज को आप भूल जाइएगा। ये चौथा क्लॉज कहता है आपको, आप ड्यूटी के दौरान जो आपके पास रुपया पैसा मनी लेकर के जा रहे हैं उसे प्रॉपरली आप इंटर करेंगे, ये भी कोड ऑफ बिहेवियर है। आगे चलते हैं तो 143 का क्लॉज 3 में चलेंगे। 142 के सब क्लॉज में क्लॉज 2 में 4 सब क्लॉज थे, उसे हम लोगों ने देखा। अब 143 के 3 को देखेंगे, डिसओबीडियंस ऑफ ऑर्डर। लिखा है कि नो मेंबर ऑफ दिस फोर्स शैल, कोई भी मेंबर ऑफ द फोर्स डिसओबे और ओमिट और नेग्लेक्ट टू प्रॉम्प्टली कैरी आउट एनी लॉफुल ऑर्डर्स रिटन और अदरवाइज, मतलब कोई भी लॉफुल ऑर्डर है, चाहे आपको वो लिखित में दिया गया है चाहे अलिखित दिया गया है, आप उसको ना तो डिसओबे करेंगे, ना ओमिट करेंगे, ना ही नेग्लेक्ट करेंगे, उसे आप प्रॉम्प्टली कैरी आउट करेंगे। दूसरा कहता है कॉन्ट्रावेन एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट these rules or directive containing restriction on the private lives of the member of the force or requiring him to notify the principal chief security commissioner concerned that he or a relation included in his family has business interest in his jurisdiction within the meaning of these rules and directive। क्या बोलता है, दूसरा कहता है
अधिनियम इन नियमों या निर्देशों के ऐसे किसी उपबंध का उल्लंघन नहीं करेगा जिसमें बल सदस्य के निजी जीवन के संबंध में निर्बंधन दिए गए हैं या जिसमें उसे संबंधित प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त को यह अधिसूचित करने की अपेक्षा की गई है कि वह या उसके कुटुंब में सम्मिलित कोई नातेदार इन नियमों और निर्देशों के अर्थ में उसकी अधिकारिता में कारोबारी हित रखता है। मतलब कि इसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा है, ये प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हुआ नियम है, आपके पर्सनल लाइफ में जो किसी प्रकार का इंटरवेंशन नहीं देता है। वहां पर आपके कोड ऑफ बिहेवियर को ये जो है किसी प्रकार से इंटरवेन नहीं करता है। आगे चलेंगे 146 के क्लॉज 4 में, इसमें है डिस्क्रेडिटेबल कंडक्ट, कहता है अविश्वासजनक आचरण आपका। नो मेंबर ऑफ द फोर्स शैल एक्ट इन एनी मैनर prejudicial to discipline of or conduct himself in such a manner which is reasonably likely to bring discredit to the reputation of the force। मतलब कोई भी बल सदस्य अनुशासन के प्रतिकूल किसी रीति से कार्य नहीं करेगा या ऐसी रीति का आचरण नहीं करेगा जिससे बल की प्रतिष्ठा के प्रति युक्तियुक्त रूप से अविश्वास पैदा होने की संभावना हो। मतलब कि आप ऐसा कोई भी कार्य नहीं करिएगा जो कि क्या होगा, आपके बल की छवि को धूमिल करता है। तो इन सब चीजों को बताया गया है 146 के क्लॉज 4 में। एंड 146 के क्लॉज 5 में यह बताया गया है मिसकंडक्ट टुवर्ड अ मेंबर ऑफ द फोर्स, किसी बल सदस्य के प्रति अविचार। कहा गया है कोई भी बल सदस्य किसी अन्य बल सदस्य के प्रति पीड़ा पहुंचाने वाली या गाली गालोयुक्त आचरण नहीं करेगा, मतलब गाली गलौज नहीं करेगा, उसे पीड़ा नहीं पहुंचाएगा। दूसरा, ऐसे सदस्य पर हमला या उसके साथ कदाचार नहीं करेगा, कोई ना ही उसके ऊपर कोई असॉल्ट करेगा और ना ही मिसबिहेव भी करेगा। अभी कुछ ऐसे कार्य हुए थे जिस पर कि चार्जशीट इशू हुआ था, तो ये यहाँ का क्लॉज ये आपके ऊपर इन्फोर्स होता है। और आते हैं 146 के क्लॉज 6 में। 146 का क्लॉज 6 कहता है मिथ्यापूर्ण या पूर्व गढ़ाई। ये बहुत लोग करते हैं। आप जब इस नियम को मैं अभी बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन करता है। कोई भी बल सदस्य जानते हुए या उपेक्षापूर्ण कोई मिथ्या, भ्रामक या गलत कथन, चाहे वह मौखिक हो या लिखित, नहीं करेगा अथवा बल के प्रयोजन के लिए बनाए गए, रखे गए या अपेक्षित किसी अभिलेख या दस्तावेज में कोई मिथ्या, भ्रामक या गलत प्रविष्टि नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें हैं कि आप किसी भी तरह से जो किसी भी प्रकार की भ्रामक मतलब गलत जो है एंट्री या कोई भी गलत प्रविष्टि दस्तावेजों में नहीं करेंगे। दूसरा कहता है बल के प्रयोजन के लिए बनाए गए, रखे गए या उपेक्षित किसी अभिलेख या दस्तावेज को जानबूझकर और उचित प्राधिकार के बिना या सम्यक सावधानी में कमी करके नष्ट या विकृत नहीं करेगा। अच्छे और पर्याप्त कारण के बिना ऐसे अभिलेख या दस्तावेज में किसी प्रविष्टि का परिवर्तन नहीं बदलेगा या उसे नहीं मिटाएगा या उसमें परिवर्तन नहीं करेगा। साथ ही साथ बल में अपनी नियुक्ति के संबंध में कोई मिथ्या, भ्रामक या गलत कथन जानते हुए या उपेक्षापूर्ण नहीं करेगा। क्या होगा? जानते हुए या उपेक्षापूर्वक नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें हैं मिथ्या तत्व या पूर्व गढ़ाई के बारे में इसमें बताया गया है। और इसके बाद बताता है भ्रष्ट या अनुचित आचरण के बारे में, जो कि इसका लास्ट क्लॉज, सेकंड लास्ट क्लॉज है। क्या कहता है? भ्रष्ट या अनुचित आचरण में कोई भी बल सदस्य अपने बल सदस्य के हैसियत में और संबंधित प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त की लिखित सहमति के बिना किसी उपदान, भेंट या आविदान की प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता, यावना या उस प्रतिहीन नहीं करेगा। किसी व्यक्ति के प्रति अपने आप की धनीय बाध्यताओं के अधीन के ऐसी रीति से नहीं करेगा जिससे बल सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों में उचित निर्वहन में प्रभाव पड़े, या अपने निजी अभिलाभ के लिए ऐसे सदस्य के रूप में अपनी स्थिति का अनुचित रूप से प्रयोग नहीं करेगा या इस प्रकार प्रयोग करने का प्रयत्न नहीं करेगा। मतलब भ्रष्ट या अनुचित आचरण के बारे में 146 के क्लॉज 7 में आपको बताया गया है। जो भी चीजें बताई गई हैं करप्ट और इम्प्रॉपर प्रैक्टिस के बारे में, इसमें यह कहा गया है कि आपके पास जो पावर है उस पावर का आप मिसयूज भी नहीं करेंगे। इम्प्रॉपरली यूज और अटेम्प्ट so to use his position as such member for his personal gain, पर्सनल गेन के लिए आप इसको यूज नहीं करेंगे। साथ ही साथ कहता है दूसरा क्लॉज प्लेस हिमसेल्फ अंडर अ प्रिकॉशनरी ऑब्लिगेशन टू एनी पर्सन इन सच अ मैनर एज माइट अफेक्ट द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी एज सच मेंबर।
इसके बारे में बताया गया है। आपको अगर कुछ करना है, इन हिज कैपेसिटी एज सच member and without the written consent of the principal, chief security commissioner concerned directly or indirectly solicit or accept any gratuity, present or subscription। आपको कोई भी ग्रेचुटी, प्रेजेंट और सब्सक्रिप्शन चाहिए तो प्रॉपर पीसीएससी से परमिशन के बाद ही आपको ये चीजें मिलेंगी। ये हम लोगों ने 147 का क्लॉज 8 अब देख लेते हैं। लास्ट क्लॉज, प्राधिकार का दुरुपयोग, जिसमें अब्यूज ऑफ अथॉरिटी बताया गया है। नो मेंबर ऑफ द फोर्स शैल विदाउट गुड एंड सफिशिएंट कॉज मेक एन इंटरेस्ट। कोई भी बल सदस्य अच्छे और पर्याप्त कारण के बिना कोई गिरफ्तारी नहीं करेगा। यूज एनी unnecessary violence towards any under trial prisoner or other persons with whom he comes into contact in the execution of his duty। विचाराधीन व्यक्तियों, कैदियों या ऐसे अन्य व्यक्तियों के प्रति जो उसके कर्तव्य के निष्पादन में उसके संपर्क में आते हैं, किसी अनावश्यक हिंसा का प्रयोग नहीं करेगा। ये चीज बताया गया है आपको किसमें, 146 के क्लॉज 8 में। तो हम लोगों ने यहाँ तक 146 क्लॉज तक कंप्लीट कर लिया है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो वाई वाई कमेंट करें, फिर हम लास्ट पे चलेंगे। लास्ट वाले रूल को हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, 21 पॉइंट हैं, उसे आप आसानी से पढ़ लीजिएगा। सिर्फ हेडिंग उसका इम्पॉर्टेंट है, बाकी उसकी चीज़ें जो है आप बुक में पढ़ लीजिएगा। वेरी गुड, आप लोगों को समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा। प्लीज एक्सप्लेन लेक्चर सर, आनंद मिश्रा लिख रहे हैं लेक्चर। ये एक्सप्लेन लेक्चर को मैंने अपने हिसाब से कर रखा है, इससे आप कहीं मत देखें, लेक्चर नहीं है, आप चैप्टर वाइज देखें इसे। लेक्चर तो मैंने अपनी सुविधा के लिए बना रखा है कि कितने लेक्चर में मैं आरपीएफ रूल को खत्म कर रहा हूँ। चलिए, बहुत अच्छा। अब चलेंगे हम अंतिम नियम पर। अंतिम नियम है ऑफेंसेस रिलेटेड टू ड्यूटीज ऑफ इनरोल्ड मेंबर, जिसमें अभ्यावेशित सदस्यों के कर्तव्यों से संबंधित अपराध। तो अभ्यावेशित सदस्यों के कर्तव्यों से संबंधित अपराध कहा गया है कि किसी अभ्यावेशित बल सदस्य द्वारा निम्नलिखित कार्य या कार्यों का किया जाना उसे धारा 9 या धारा 17 के या दोनों के अधीन दंड का भागी बनाएगा। तो इसमें जो है 22 पॉइंट दिए हुए हैं 147 में। 22 पॉइंट को यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, सारी जनरल चीजें हैं उसमें। वेरी गुड। ये प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन किस चीज में है, 3 का 2, ये मैं समझ नहीं रहा हूं, आप किस प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन के बारे में बता रहे हैं। प्रसाद, आप दोबारा इसे क्लियर करें कि ये प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन आपका क्या है। वैसे हम लोगों ने आज के वीडियो का जो अंतिम रूल था वो अंतिम रूल है अभ्यावेशित सदस्यों के कर्तव्यों से संबंधित अपराध, ऑफेंसेज रिलेटेबल टू ड्यूटीज ऑफ इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स। इसमें 22 जो है 22 चीजें ऐसी बताई गई हैं जो किसी बल सदस्य के द्वारा जो है कार्य किया जाता है तो वो धारा 9 या धारा 17 के अधीन, दोनों के अधीन जो है दंड का भागी होगा। जैसे कि कुछ चीज देख लीजिए, किसी कर्तव्य का उल्लंघन करना, अधिनियम या किसी नियम के किसी उपबंधित को या निर्देशों या किन्हीं अन्य विधिपूर्ण आदेशों को जिसका वह पालन या आज्ञानुवर्तन करने के लिए बाध्य है, जानबूझकर भंग या उसकी उपेक्षा करता है, वरिष्ठ अधिकारियों के विधिपूर्ण समादेश की अवज्ञा करता है, अनुज्ञा के बिना अपने पद के कर्तव्य से अपने को हटाता है। तो इस तरीके से ये 4 पॉइंट यहाँ है, ऐसे करके आपको 22 पॉइंट है। जो भी घर लेते हैं, बिल्कुल सही है प्रसाद, जो भी घर लेते हैं उसका अलग है, प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन वहाँ अलग दिया हुआ है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ये सारी चीजें दी हुई हैं, इसमें कुल 22 पॉइंट हैं। उस 22 पॉइंट को आप नियम से पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं इसका पीडीएफ जो है आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ रहेगा, आप उसे पढ़ लीजिएगा। इसमें ये 22 क्लॉजेज जो है वो इसमें वर्णित है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको समझ में आ गई होगी तो आप, वेरी गुड, अगर आपको समझ में आ गई हैं तो आप वाई वाई कमेंट करें ताकि मैं अपने आप को सुनिश्चित कर सकूं कि आपको समझ में आ गया है। तो हम इस लेक्चर को समाप्त करने की ओर बढ़ेंगे।
चलिए फटाफट आप कमेंट करिए। वेरी गुड, आप सभी को समझ में आ गया है। अब आगे जब आपको कोई भी चीज़ चाहिए, कोई भी आपका डाउट है, उसे आप कमेंट करके छोड़िएगा। बाद में मैं जब मुझे समय मिलेगा तो उस समय आपके कमेंट्स को देख लूँगा और उस कमेंट को मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट को दूर कर सकूँ। तो आज के वीडियो को अब हम यहीं समाप्त करेंगे। मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए, साथ ही साथ मेरा लक्ष्य जो कि 1000 लोगों को पास कराना है, उस लक्ष्य को पूरा करवाने के लिए, साथ ही साथ अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, दोनों का समान जो लक्ष्य है, तो इन दोनों लक्ष्यों को पूरा करने के लिए और इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए, अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।